हेलो दोस्तों, गुड एमसी। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप भी जहां होंगे हमारी तरह शानदार, जबरदस्त, मस्त, बिंदास होंगे। सफलता के रास्ते यानी वे टू सक्सेस हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्वागत है। दोस्त, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो वास्तव में, उनके बारे में शख्स शब्द बहुत छोटा है, वो एक अपने आप में शख्सियत है। दीदी एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हैं जिस परिवार में, परिवार छोड़िए, पूरे खानदान में किसी ने उनसे पहले 10वीं की परीक्षा पास नहीं की थी। पूरे खानदान की बात कर रहे हैं दोस्तों, उनसे पहले किसी ने 10वीं की परीक्षा पास नहीं की थी। और आज दीदी उसी खानदान में, उसी परिवार में, उसी घर में आज दीदी बेसिक शिक्षा विभाग में एज अ सहायक अध्यापक के तौर पर कार्यरत हैं। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक अचीवमेंट है। दोस्तों, उनके बारे में थोड़ा और बताएंगे। वो जब 12वीं परीक्षा दे रही थी, 12वीं की परीक्षा उन्होंने 2008 में दी थी। 2008 में उस समय जब उन्होंने 12वीं की परीक्षा दी तो दोस्त जब रिजल्ट आया था तो उस समय पूरे गांव में, दोस्त मैं पूरे गांव की बात कर रहा हूं, पूरे गांव में उस समय वो टॉप लेवल पर आई थी। प्रथम श्रेणी से उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की थी। सोचिए, जिस परिवार में, क्या पूरे खानदान में किसी ने 10वीं परीक्षा पास नहीं कर पाई हो, और उन्होंने पूरे गांव में वो प्रथम श्रेणी से पास हुई थी। ये अपने आप में वास्तव में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो दोस्तों, एक बार फिर हम आपको याद दिला दें, जो इस ऐसे परिवार से बिलोंग किया जहां पर इतना बड़ा शिक्षा का जितना तवज्जो नहीं दिया जाता था, और वो शख्स आज बेसिक शिक्षा विभाग में एज अ सहायक अध्यापक के तौर पर कार्यरत हैं। और उसके साथ ही साथ वो अपनी आईएमसी में, अपनी संस्था में, अपनी आईएमसी में एज अ सुपरस्टार भी हैं। सुपरस्टार का लेवल भी उनके पास है। तो दोस्तों, एक ऐसे सुपरस्टार से, ऐसे अध्यापक से हम आपको मिलवाते हैं। और दोस्तों, सोचने वाली बात यह भी है कि अध्यापक होने के साथ साथ वो अपनी आईएमसी में है। तो दोस्तों, हम उनसे और उनके बीच और आपके बीच ज़्यादा बाधा ना बनते हुए डायरेक्टली उन्हीं से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और उन्हीं से आज चर्चा करेंगे उनके जीवन के कुछ पहलुओं पर। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमारे साथ दर्शक भी जानना चाहेंगे, आपके जीवन के कुछ पहलुओं पे गौर करेंगे। और जैसे कि हमने आपके बारे में कुछ सुन रखा है और कुछ जान भी रखा है। दीदी, आप ये बताइए, सबसे पहले तो आप हमें अपना परिचय दे दीजिए और दर्शकों को भी अपना परिचय दे दीजिए। हेलो दोस्तों, गुड आईएमसी। मेरा नाम शारदा है। मैं औरैया जिले के एक छोटे से गांव पढ़ीन की रहने वाली हूं। मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूं। मेरे पिताजी एक जनरल स्टोर चलाते हैं और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। वहीं गांव में ही चलाते हैं? जी जी। और साथ ही साथ पापा का सहयोग भी करती हैं मम्मी जी। दीदी, मम्मी पापा के अलावा और कौन लोग हैं, कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में 2 भाई और 1 बहन है और हम। आप कौन से नंबर यानी तीसरे नंबर पे। अच्छा, सभी मिलाकर 4 लोग? सभी मिलाकर 4 लोग जी। दीदी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप आज इस मुकाम पर हैं, आपने किस स्तर से अपने शिक्षा की शुरुआत करी थी जो आप आज सब कुछ पढ़ाई कंप्लीट करके और आज एज ए टीचर हैं? मेरी शुरुआती शिक्षा तो गांव से ही हुई। गांव के एक सरकारी स्कूल से 1 से लेके 8 तक की मैंने वहां से 8 तक पास किया। वहीं पर जी गांव में? जी। तो पहले जब शुरुआती दौर था आपका पढ़ाई में दीदी, मन लगता था? नहीं, मेरा 7वीं तक तो बिल्कुल भी नहीं मन लगा। अच्छा, मन नहीं लगता था, फिर उस कंडीशन में कैसे आपने पढ़ाई की? 7वीं में ही कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ा दी। अच्छा, आपको ऐतराज ना हो तो क्या हम वो भी जान सकते हैं? वैसे मैं बताना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं बिल्कुल, तो हमारे साथ साथ हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। देखिए, मैं जब 7वीं क्लास में थी, वो बात मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि वही एक बात है जिससे मुझे पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत हुई और मैंने कुछ करने का ठाना। जब मैं 7वीं क्लास में थी तब मेरे ही साथ पढ़ने वाली एक लड़की जो मेरे साथ ही पढ़ती थी, उसकी मम्मी ने मुझसे कुछ ऐसी बात कह दी कि मुझे लगा कि नहीं, लाइफ में कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है। क्या ऐसी बात थी?
अब चलिए बता, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अगर आप खैर, उचित समझे तो। चलिए खैर कोई बात नहीं। एक बार की बात है कि जो मेरे साथ पढ़ने वाली लड़की थी वो स्कूल नहीं आई, और उसकी मम्मी छुट्टी के बाद मुझे मिली, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आज क्या लिखाया गया। तो नॉर्मली जो उस दिन लिखाया गया होगा मैंने वो उनको बता दिया, और साथ ही मैंने कहा अरे एक दिन स्कूल ना आने से कुछ नहीं होता है। तो पता है उनकी मम्मी ने क्या जवाब दिया? उनकी मम्मी ने कहा कि तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी बिटिया के लिए तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हें कौन सा आगे पढ़ना है? तुम्हारी तो जब कोई फैमिली में नहीं पढ़ा, तुम्हारी बहन भी नहीं पढ़ी, और 10वीं के बाद उसकी शादी हो गई, ऐसी तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। हमारी बिटिया को तो आगे पढ़ना है। ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा दिल में घर कर गई, और मैंने सोचा इन्हें जवाब देने से अच्छा है कि हम इन्हें कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे कि मेरी फैमिली के प्रति और मेरे प्रति इनका नज़रिया ही बदल जाए। तो फिर दीदी आपने किस तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखी, और वहाँ 8वीं के बाद फिर आपने आगे कहाँ पढ़ाई करी? उस दिन से मैंने फिर इतनी मन लगा के पढ़ाई की, इतनी मन लगा के पढ़ाई की कि 12वीं क्लास में आते आते 12वीं में जब मैं परीक्षा दी मैंने, तो उस टाइम पे मेरे पूरे गांव में मेरे अलावा कोई फर्स्ट नहीं आ पाया, और मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हो गई। मैंने उस दिन से अपने आप को पूरी तरह से ये ठान लिया था कि कुछ करके दिखाना है। अच्छा, तब लगा होगा अपने आप में कि वास्तव में मैंने जो सोचा था तो वास्तव में मैंने कुछ हासिल किया। जी, जब जब 10th की परीक्षा में मैं सेकंड आई थी, तो लगा कि नहीं, अब इंटर में तो और भी इससे ज़्यादा लेके आना है नंबर। और जब मैंने इंटर में फर्स्ट डिवीज़न पास हुई तो लगा कि हाँ, जो मैंने ठाना था वो मैंने कर दिखाया। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये सब मेरे अकेले के लिए मुमकिन नहीं था। अगर मैंने चाहा और ये सब मैं कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। इस सब में मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सहयोग दिया, और उन्हीं के सहयोग से आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। तो दीदी जब आपने पढ़ाई की होगी उस दौरान तो लाइफ में चैलेंजेस भी बहुत आए होंगे। हाँ, तो वो तो हर किसी के लाइफ में रहता है। क्या चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में? देखिए, लाइफ में तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन यहाँ अगर सारे चैलेंजेस को बताना सही है, वीडियो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, और दर्शक भी उसमें बोर हो जाएंगे। नहीं, हम तो बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी नहीं, दर्शक शायद ये, और फिर सब बातें। ऐसे क्या चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में? कुछ छोटा मोटा, कुछ एक आध जो आपको याद हो। देखिए, बीएड की पढ़ाई तक तो मेरी लाइफ में छोटे मोटे चैलेंजेस आए, और वो सब यही नॉर्मल चलता रहा। लेकिन बीएड में के बाद, जब बीएड के बाद मेरी फैमिली ने मेरी शादी कर दी, और शादी के बाद फिर एक लड़की को जब ससुराल पहुंच जाती है, वहाँ पर रह के तैयारी करना, उन सब में जो चैलेंजेस को फेस किया वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरे रहे। यानी कि बीएड करने के बाद भी आपकी जॉब नहीं लग पाई? नहीं। और उसके बाद आपकी शादी कर दी गई? जी, बीएड तो शादी से पहले हो गई, लेकिन ना ही उससे पहले मेरी टेट हो पाई, और ना ही सुपर टेट, कुछ भी नहीं हो पाया, और मेरी शादी हो गई। अच्छा, शादी के बाद क्या आपकी लाइफ रही? वहाँ कैसा क्या स्ट्रगल रहा? जैसे शादी के बाद आपने पढ़ाई जारी रखी। मेरी शादी एक बहुत ही पिछड़े हुए गांव में हुई, और फैमिली में भी कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए। वहाँ पर कितने लोग थे? वहाँ पे हमारे जो हस्बैंड हैं वो 3 भाई हैं। अच्छा। जी, 3 भाइयों की, तीनों में सबसे छोटे ये थे। जो बड़े भाई थे उनके भी बच्चे थे 2, और जो छोटे वाले इनके मतलब बीच के जो भाई थे उनके भी 3 बच्चे थे। अच्छा, वहाँ शिक्षा का स्तर कैसा था? जैसे कि आप बता रही हैं पिछड़ा इलाका था, पिछड़ा गांव था, तो आपके हस्बैंड पढ़े लिखे थे, शिक्षा का स्तर कैसा था वहाँ पर? मेरे हस्बैंड तो पढ़े लिखे थे, लेकिन घर में और शिक्षा का स्तर कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था, इसीलिए कुछ शिक्षा की अहमियत भी नहीं थी। बिल्कुल। तो इस वजह से बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा हमें। वहाँ रहकर कैसे अपनी पढ़ाई जारी रखी? वहाँ प्रॉब्लम तो बहुत सारे आए। जैसे एक छोटा सा है, लेकिन बहुत ही, मेरे लिए तो वो बहुत ही दर्द भरा है कि मेरा एक फर्स्ट बेबी हुआ, जो पूरा टाइम होने के बाद डॉक्टर ने उसमें बोल दिया कि ये सिजेरियन होगा, लेकिन फैमिली में इतना कोई शिक्षित नहीं था, तो
कोई भी तैयार नहीं हुआ। जबकि मेरी मम्मी और बहन सब दोनों लोग गई हुई थी, उन्होंने बहुत कोशिश की कि हाँ चलो सिजेरियन अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो हो जाने दो, लेकिन फैमिली में किसी ने भी तैयार नहीं हुआ, कोई भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इतना वो शिक्षित थे नहीं। उन्हें लगता था कि अरे डॉक्टर तो ऐसे बोलते ही रहते हैं। और लास्ट में आते आते हमने अपने बच्चे को भी खो दिया। हाँ, बहुत ज़्यादा उस टाइम हम टूट गए, क्योंकि एक माँ के लिए अपने बच्चे पूरा टाइम होने के बाद अगर बच्चा हाथ ना आए तो प्रॉब्लम तो होती है। तो लेकिन और उसके दूसरे दिन ही मेरा एग्ज़ाम था टीजीटी का। मैंने टीजीटी का पहले से फॉर्म डाल रखा था। अच्छा, जिस दिन बच्चा जी एक्सपायर कर गया उसके दूसरे ही दिन? जी। वो एग्जाम कहाँ पर था दीदी? आगरा। अब कानपुर देहात में, मेरी जो ससुराल है कानपुर देहात में है। अब कानपुर देहात से आगरा, और क्योंकि हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे उस कंडीशन में जाना संभव नहीं था। हाँ, संभव नहीं था, और फिर इस पोजीशन में हम नहीं थे बिल्कुल कि जा सकें। तो फिर वो पेपर मेरा छूट गया। अब एक साथ दो प्रॉब्लम, एक तो बच्चा भी नहीं रहा और फिर ऊपर से एग्ज़ाम भी छूट गया। मेरी सारी उम्मीदें एकदम से ख़त्म होती सी नज़र आ रही थी। लग रहा था कि सब कुछ लाइफ में ख़त्म हो गया। हम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए। लगता था कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन होता ना कि किसी ज़िंदगी इस तरह से, जब तक ज़िंदगी है तब तक इंसान को स्ट्रगल तो करना ही होता है। बिल्कुल सही बात है। धीरे धीरे अपनी लाइफ हमने फिर स्टार्ट की, और मेरे हस्बैंड फिर कानपुर में जॉब करने लगे जाके। 6,000 की जॉब, सोचो 6,000 की जॉब में आज के ज़माने, हाँ आज के ज़माने में क्या होता है। बिल्कुल सही। साथ में वो हमें भी रखते थे। अब जब हम वहाँ पे रह रहे हैं तो खर्चे भी बहुत होंगे, फिर दोनों लोग रहेंगे। और कुछ दिन बाद फिर ये जो मेरी बड़ी बेटी है, ये इसको जब मैंने कंसीव किया तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, जिसकी वजह से डॉक्टर ने हमें बेड रेस्ट बता दिया। अब बेड रेस्ट की पोजीशन में अगर हम वहाँ कानपुर रहते अपने हस्बैंड के साथ तो फिर वो हमें देखते या फिर अपनी जॉब करते। बिल्कुल। तो ऐसी पोजीशन में उन्होंने फिर हमसे कहा कि ऐसा करो कि तुम थोड़े दिन अपने मायके रह लो। और हाँ, मुझे याद है हम अपने मायके ही आए थे, वहीं पे हमें प्रॉब्लम हो गई थी, तो हस्बैंड ने फिर हमें वहीं छोड़ दिया। बोले तुम यहीं पे रहो और हम जाते हैं, अब कानपुर जॉब ना करके हम राजस्थान में जॉब करेंगे और तुम अपनी मम्मी के घर यहीं रहो, क्योंकि वहाँ पे हम तुम्हें देखेंगे कि वहाँ पे हम अपनी जॉब करेंगे। हम अपनी मम्मी के घर रुक गए और वो राजस्थान चले गए। कानपुर में जो मतलब हम लोगों का रूम था उसमें जो सामान था वहीं रखा रहा। हस्बैंड वो छोड़ के चले गए। अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि ऐसी पोजीशन में ना तो हम रूम खाली करने जा सकते हैं, रूम खाली करने तो जा नहीं सकते, तो सामान वहीं पे बना रहा वहाँ पे कानपुर में। वहाँ वहाँ पर भी आपको किराया देना होता होगा? हाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15-20 दिन जो मतलब था, वो महीना पूरा होने के पहले ही मेरे वहाँ पे एक चाचा जी रहते हैं, तो वो हाँ, हमने चाचा जी से बात की। हमने के चाचा वो तो राजस्थान चले गए हैं और हम इस कंडीशन में है नहीं कि हम आ सकें, तो आप ऐसा करो किसी तरह से वो रूम खाली करके आप मेरा सामान सारा अपने यहाँ पे रख लो, फिर हम जब ठीक हो जाएंगे या फिर वो मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो ले जाएंगे आके। उन्होंने मेरी हेल्प की और मेरा रूम जाके खाली किया बेचारे ने। तब इसके बाद में फिर लगभग हमें 1 महीने बाद मेरी कंडीशन ऐसी हो गई कि हम चलने लायक हो गए, तो चल फिर सकते थे। और डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम चल फिर भी सकती हो और बैठ भी सकती हो, अपना छोटा मोटा काम कर सकती हो। तो हमने सोचा कि क्यों ना, जब अगर इतना ज़्यादा ठीक भी नहीं थे कि ससुराल में जाने का मतलब है कि वहाँ तो पूरा काम करना पड़ेगा, और ऐसी कंडीशन नहीं थी कि हम सब कुछ कर सकें। तो हमने कहा क्यों ना इस टाइम को अपना कुछ यूज में लाया जाए। तो इस बारे में अपने हस्बैंड से बात की। हमने कहा यार टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, फॉर्म आ गए हैं, तो क्यों ना हम तैयारी कर लें। तो उन्होंने कहा कि इतना पैसा कहाँ है मेरे पास,
और तुम तैयारी करोगी तो वहाँ फीस भी देनी होगी, रूम भी लेना होगा, इतने पैसे तो है नहीं। हमने कहा देखो हम अपने घर में बात करते हैं। तो फिर मेरी मम्मी ने हमें उस टाइम पे 2000 रुपये दिए। हम जाके हमने अपने चाचा से बात की। हमने कहा चाचा अगर आपके पास में वहीं कोई, क्योंकि चाचा भी हमारी की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, वो भी एक रूम में उसी में खाना बनाते थे, उनके 3 बच्चे और चाचा चाची दोनों लोग, कि वो अपने उनके साथ तो एडजस्ट होना, वहाँ पर रह के फिर पढ़ाई करना हो नहीं पाता। तो हमने कहा आप ऐसा करो, अपने पास हमें एक रूम ले दो और आप मेरी हेल्प करती रहना। उनकी लड़की थी, हमने कहा वो थोड़ा पानी यानी का कर देगी, क्योंकि हम तो इस पोजीशन में है नहीं थे, तो वो थोड़ी हेल्प कर देगी और आप मेरा कर देना कुछ हेल्प थोड़ी बहुत। तो हम फिर अपने बाबा के साथ वहाँ कानपुर फिर पहुँच गए। वहाँ पे एक हमने कोचिंग ज्वाइन की और चाचा ने हमें एक रूम दिला दिया। रूम भी कितना बड़ा था कि बस एक 4 लाए। वहाँ पहले खाना बना लो और वहीं पे आराम से बिस्तर बिछा के उसी में सो जाओ, एक साइड रख दो गैस वगैरह। तो ऐसे रूम में रहे। अब सोचो वहीं फिर पढ़ाई भी करते थे। कोचिंग पास में थी तो पैदल चले जाते थे और कोचिंग पढ़ने के बाद लगभग 50-55 दिन हमने कोचिंग की। लगभग 2 महीने मान लो, लगभग 2 महीने कोचिंग की। इसके बाद मेरा एग्ज़ाम हो गया, यूपी टेट का भी और सी टेट का भी। एग्ज़ाम होने के बाद मेरे हस्बैंड राजस्थान से आए और आके उन्होंने हमें अपने घर पे छोड़ के वो वापस फिर राजस्थान चले गए। अब हम वहाँ पे रहे, लेकिन पहले वाला जो डर था कि पहला बच्चा मेरा मिस हो गया है, अंदर से डर था कि कहीं यहाँ पे रहे और फिर वही कंडीशन ना आ जाए। तो हमने अपने हस्बैंड से फिर बात की। हमने कहा हम यहाँ नहीं रहेंगे, अंदर से बहुत ज़्यादा डर रहे थे। तो फिर मेरे हस्बैंड राजस्थान से आए और आके उन्होंने हमें मेरे मायके ले गए, मम्मी के घर। वहाँ पे मेरी बेटी हुई, बहुत सब कुछ से बेटी हुई, एक खुशी घर में आई। उसी के साथ एक खुशी और आई कि जिस दिन उसकी छठी थी, यानी उसके होने के 5 दिन बाद मेरा सीटेट का रिजल्ट आ गया। तो एक फिर से लाइफ में लक्ष्मी ने आपके घर में दस्तक दे दी। जी। तो एक उम्मीद जगी कि हाँ चलो शायद अब कुछ अच्छा हो। बिल्कुल। सब लोग कहते थे कि चलो, मुझे फिर से लगने लगा कि अब शायद हम जो सपना देख रहे हैं वो सपना मेरा पूरा हो जाएगा और फिर से मेरी ज़िंदगी एक अच्छे मुकाम पे आने लगी। और फिर हम लोग वापस कानपुर रहने के लिए दोनों लोग, क्योंकि सामान तो वहाँ कुछ था ही, इसलिए हम लोग फिर वापस कानपुर पहुँच गए। अच्छा, उनको राजस्थान से आपने बुलवा लिया था? हाँ जी। जब बेटी होने की थी तब वो आ गए थे। हाँ बिल्कुल। तो हम लोग फिर वो राजस्थान वापस ना जाके यहीं कानपुर करने लगे। अब कानपुर में फिर वही 6-7 हज़ार रुपये की जॉब और हम लोगों का चल रहा। तभी उसी बीच हमारे एक रिलेटिव ने हमसे कहा कि गेस्ट टीचर के फॉर्म निकले हैं, डाल दो। अब हमने तो कभी गेस्ट टीचर के बारे में सुना ही नहीं था कि ये गेस्ट टीचर होता क्या है। कहाँ पर? दिल्ली से निकले हुए थे फॉर्म। तो फॉर्म तो हमने डाल दिया, लेकिन कुछ मतलब उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। मैंने कहा चलो डाल दिया, फिर उसके बारे में ज़्यादा सोचे नहीं। लेकिन एक दिन ऐसे ही फॉर्म डालने के लगभग 4-5 महीने बाद, शायद ज़्यादा भी टाइम हो गया हो, एक दिन ऐसे ही नॉर्मली फ़ोन चला रहे थे, तभी फ़ोन पे व्हाट्सएप पे एक PDF देखी हमने। जब PDF को खोला तो उस PDF में कुछ नाम लिखे हुए थे जो जिन लोगों का गेस्ट टीचर में सिलेक्शन हो गया था। हाँ, उन्हीं लोगों के नाम थे और उस लिस्ट में मेरा भी नाम था। वाह क्या, उस लिस्ट में नाम तो था लेकिन वो डेट निकल चुकी थी। जिस डेट पे जाना था उसके आगे डेट भी पड़ी थी कि इस डेट में तुम्हें आना है, लेकिन वो डेट निकल चुकी थी। जब तक हमें PDF मिली वो डेट निकल चुकी थी, लेकिन वो PDF किसने भेजी थी, कहाँ से आई थी, ये नहीं मुझे पता शायद। और उसमें मेरा मोबाइल नंबर भी था। हो सकता है कि शायद किसी नहीं, वहाँ से तो नहीं थी। वहाँ से इसलिए उन लोगों ने सिर्फ PDF एक गूगल में वेबसाइट पे डाल दिया। हाँ, वेबसाइट पे डाल दिया था। वहाँ से किसी ने शायद, अब वो शुभचिंतक कौन था ये तो नहीं पता, लेकिन किसी ने डाल दी थी। चलिए, आप मतलब लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला था। अच्छा तो होने वाला था, लेकिन डेट निकलने साथ एक टेंशन भी कि अब डेट निकल गई, अब होगा क्या।
हमने तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। हमने कहा यार मेरा लिस्ट में नाम है, जो गेस्ट टीचर का हमने फॉर्म डाला था, लेकिन वो डेट निकल चुकी है, बताओ क्या करें। उन्होंने कहा जब डेट निकल चुकी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, शांत बैठो। लेकिन अब मेरे दिमाग में तो टेंशन चल रही थी कि बताओ नाम होते हुए भी, मतलब कोई एक जैसे मेरा कुछ खो गया हो, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास कुछ था और वो हमसे छिन गया हो, ऐसा लग रहा था। तो जिन्होंने हमें फॉर्म डालने के लिए बताया था, फॉर्म डालने के बारे में बताया था, उन्हीं से हमने जाके एक फ़ोन किया। हमने कहा मेरा उसमें नंबर है लिस्ट में, जो आपने गेस्ट टीचर के बारे में बताया था, तो अब बताइए हम क्या करें, वो डेट निकल गई है और हमें अब पता चल पाया है। तो वो कहने लगे ऐसा करो, आप एक बार वहाँ जाओ, जाके वहाँ बात करो, हो सकता है कि शायद वो लोग मान जाएं और आपका इंटरव्यू ले लें और आपको सिलेक्ट कर लें। मतलब वहाँ जाके देखना चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा कि एक बार जाके बढ़िया देखो। सजेशन दिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने तो सजेशन बढ़िया दिया, लेकिन प्रॉब्लम इसमें थी कि मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे थे। अच्छा। वो कह रहे थे कुछ नहीं होगा। हम उन्हें फिर फ़ोन किया, वो एक कंपनी में जॉब करते थे। हमने उन्हें फिर फ़ोन किया, हमने कहा यार बताओ क्या करें, मेरा मन करता है कि वहाँ जाके देखें। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डांट दिया, बोले फालतू में मेरा दिमाग ख़राब मत कर और कुछ नहीं होगा। फिर फ़ोन रख दिया, लेकिन दिमाग शांत नहीं हो रहा था, दिमाग में लग रहा था, आपको लग रहा था कि हाँ, कहीं ना कहीं से कुछ हाँ, कि एक बार देखना चाहिए था। लेकिन अब वो मना कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं था कि मेरे पास भी इतना पावर नहीं था कि हम जाके अकेले चले जाएं। शाम तक का इंतज़ार किया और मेरी बेटी भी थी उस टाइम पे 2 साल की, तो उसको भी छोड़ के नहीं, वैसे अगर बेटी ना होती पास में तो शायद हम अकेले भी उस टाइम, क्योंकि एक जुनून था कुछ करने का, तो जा सकते थे। लेकिन फिर बेटी की वजह से और शाम तक का वेट किया। शाम को जब हस्बैंड आ गए तो हमने फिर उनसे फिर बोला, हमने कहा यार देखो एक बार चल के देख लें वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा, कह रहे हम सारा दिन काम करके आए हैं और तुम अपना ड्रामा लेके बैठी हो, कुछ नहीं होगा, फालतू में चुपचाप बैठो, कुछ नहीं होना है। लेकिन जब हमने ज़्यादा उनसे पहले तो रिक्वेस्ट करते रहे, जब रिक्वेस्ट से काम नहीं चला तो फिर कुछ झगड़े, नारी हक का हाँ अपने, हाँ फिर हमने थोड़ा अपना स्ट्रिक्ट हुए। हमने कहा नहीं ऐसा करो, आपको नहीं जाना है तो आप बेटी को संभालो, हम जा रहे हैं। हमने उनसे बोल दिया सीधा, हमने कहा आपको नहीं जाना है तो मत जाओ, हम तो जाएंगे, क्योंकि भाई हमें अब नहीं रुकना है। एक बार कोशिश करेंगे, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जिस पोजीशन में वो तो जी रहे हैं जिंदगी। जब ज़्यादा उन्होंने जान लिया कि ये बिल्कुल मानने वाली नहीं है, तो फिर वो मेरे साथ, पहले तो उन्होंने कह दिया हाँ जा, उन्होंने सोचा कि अकेली तो जाएगी नहीं, तो इससे अच्छा ऐसे बोल दें। उन्होंने तो बोल दिया, और मेरे अंदर जब था कि हाँ देखना है, हम भी तैयार होने लगे। फिर पता नहीं उनको क्या हम पे तरस आ गया, या फिर उन्होंने ये सोचा कि लोग क्या कहेंगे, वो मेरे साथ गए। लेकिन रास्ते भर हम लोग शाम को बैठे, पूरी नाइट हम लोगों ने सफ़र किया। रास्ते में उन्होंने बहुत हमें टॉर्चर किया कि फालतू हमें परेशान करती है, वैसे भी पैसे नहीं हैं, एक तो पैसे का रोना, उन्होंने सारा रास्ता रोते रहे। जब वहाँ पहुँचे, हालांकि वो अपनी जगह पे भी सही थे। हाँ वो अपनी जगह सही थे, क्योंकि उस समय हमारी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि इतना पैसा भी नहीं था, लगभग वही 500-600 रुपये थे हम लोगों के पास, ये समझ लो 1000 रुपये नहीं थे। अब सोचो, क्योंकि महीने का लास्ट था। हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो वहाँ से फिर पता नहीं था किधर जाना है। फिर जैसे तैसे रास्ता पूछते हुए, मेरा इंटरव्यू होना था झंडे वाला जगह का नाम है, वहाँ होना था। तो वहाँ पे पूछते हुए पहुँचे हम, लगभग वहाँ पे 7 बजे पहुँच गए। ऑफिस खुलता है वही 10 बजे। वेट किया वहाँ पे, वेट करने के बाद वही 10 बजे जब ऑफिस खुला, फिर इसके बाद में फिर अधिकारी लोगों से वहाँ से जब बात की, जब ज़्यादा बात करने के बाद उन लोगों ने मेरा फिर इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, तब यहाँ पे एक फिर प्रॉब्लम आ गई। मेरे पास डिग्री नहीं थी, जैसे मार्कशीट तो मिल जाती है तुरंत, डिग्री यूनिवर्सिटी से निकलवानी पड़ती है, अब वो हमने निकलवाई नहीं थी, ना बीए की ना बीएड की। अब उन्होंने जब डिग्री मांगी तो हमने कहा सर डिग्री तो नहीं है मेरे पास,
तो बोले कि ऐसा करो, आप हमें प्रोविजनल दिखा दो, प्रोविजनल लेके दिखा दो, और हो आप इसके बाद हमें डिग्री बाद में दे देना। तो हमने कहा सर प्रोविजनल ठीक है सर, हम आपको कल दिखा देंगे। लेकिन उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था, प्रोविजनल तो ऑनलाइन निकलता है, लेकिन हमें उस टाइम नहीं पता था कि ऑनलाइन भी निकलता है। और दूसरे दिन बकरीद थी, मुझे अच्छे से याद है, दूसरे दिन बकरीद थी। अब ऑफिस से निकल के हम अपने हस्बैंड के पास फिर आए। हमने कहा यार सिलेक्शन तो हो जाता, वो लोग मान भी गए, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कह रहे क्या? हमने कहा यार डिग्री नहीं है, आपने इतने दिन से मेरी डिग्री नहीं निकलवाई, और डिग्री है नहीं। अब वो लोग कह रहे हैं कि प्रोविजनल से काम चल जाएगा, और प्रोविजनल तो यूनिवर्सिटी से ही निकलेगा, और उनको भी नहीं पता कि डिग्री वहाँ से प्रोविजनल निकल आएगा नेट से। हाँ, अब वो कहने लगे तो अब फिर क्या एक दिन में निकल आएगी, कल तो जब यहाँ छुट्टी है। हाँ, उन लोगों ने कहा कि कल छुट्टी है, अगर आप परसों आ जाती हैं तब तो हो जाएगा, वरना फिर नहीं हो पाएगा। अब बताइए, जब बकरीद है, वहाँ छुट्टी है, तो फिर जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी भी बंद होगी। लेकिन जो जुनून था अंदर से, वो ये मानने को तैयार नहीं था कि कुछ नहीं होगा। ये लगता था कि हाँ हो जाएगा, शायद हो जाएगा, एक उम्मीद मतलब दिल में थी कि हो जाएगा। फिर वहाँ सारा दिन तो वहीं बिजी रहे। रात शाम को फिर वहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी। अब इतना पैसा नहीं था कि हम लोग वहाँ पे अच्छे से भरपेट खाना खा लें। अब मेरी आपने वहाँ से कानपुर के लिए ट्रेन पकड़ी? हाँ, कानपुर में ही आपकी यूनिवर्सिटी है? हाँ, यूनिवर्सिटी कानपुर में है। बेटी छोटी थी, उसको तो नाश्ता करा दिया, लेकिन हम खुद नाश्ता नहीं कर पाए वहाँ पे, क्योंकि अगर हम नाश्ता कर लेते, जैसा कि आपने बताया 600-700 रुपए थे हमारे पास। हाँ, उस कंडीशन में आपको ट्रेन में भी सफर करना था। ट्रेन में भी सफर करना था, बिल्कुल। तो ट्रेन का टिकट तो ले लिया, क्योंकि टिकट इतना महंगा नहीं था। तो लेकिन नाश्ता नहीं कर पाए हम लोग। वहाँ से बैठ गए, कानपुर स्टेशन पे जब उतरे तो अब मेरे हस्बैंड के पास मात्र 70 रुपये बचे थे। अब सोचो, स्टेशन पे, हाँ, कानपुर पहुँचने के बाद ना कोई नाश्ता किया हमने, ना उन्होंने, सिर्फ बेटी को लिए 20 रुपये का कुछ ले दिया था खाने के लिए, और 70 रुपये बचे। अब उन्होंने मुझसे साफ साफ बोल दिया कि चलना है या तो रूम पे चलो। उन्होंने साफ साफ बोल दिया, देख या तो रूम पे चल मेरे साथ, और हमें पे तो अब जॉब पे जाना है, क्योंकि आज सब कुछ बंद है। आज बकरीद है, यूनिवर्सिटी भी बंद होगी, तो कल वहाँ तक आज नहीं, जब पहुँचोगी यूनिवर्सिटी तो कल वहाँ वापस पहुँचना है, और तब तो कल पहुँच ही नहीं पाओगी, तो कुछ होगा नहीं। इसलिए चुपचाप अब भूत जो उतर गया हो, पैसे खर्च हो गए हैं, अब चलो कमरे पे, हम किसी दोस्त से 1000-500 रुपये उधार ले लेंगे, उससे चलेगा खर्चा, और आराम से घर पे रहो। हमने कहा ऐसा आपको जाना है जाओ, हम तो अब आर पार की करेंगे, हाँ, हम तो कोशिश पूरी करेंगे। तो उस पोजीशन में क्यों, जब पैसे नहीं होते ना, तो इंसान का भी दिमाग काम नहीं करता है, सही बात है। और इंसान जो नहीं करना होता वो भी कर देता है। बिल्कुल सही बात है। मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे हमें साथ नहीं दिया, बस इतना साथ नहीं दिया, वैसे उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। वो हमें वहाँ स्टेशन पे छोड़ के वो अपना जॉब रूम पे चले गए, वहीं से अपना जॉब पे चले गए होंगे। अब हम स्टेशन पे अकेले, और उन्होंने हमें 50 रुपये दिए थे, उन्होंने 20 रुपये अपने पास रखे थे रूम तक जाने के लिए। बोले 50 रुपये से इनसे टिकट लेके पहुँच जाना अपना घर चले जाना, हाँ जहाँ जाना हो। अब हम वहाँ बैठे, हमने अपनी दीदी को फ़ोन किया, हमने कहा दीदी हमें दिल्ली जाना है, और जेडी मेरे साथ नहीं जा रहे, और बिटिया को लेके फिर हम अकेले जा नहीं पाएंगे, तुम 8-10 दिन के लिए मेरी बेटी को संभाल लो। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, मायका मेरा औरैया में है, जैसा कि तुम्हें पता ही है। तो फिर वो औरैया आ गई, औरैया के पास जो पड़ीन गांव है वहाँ पे वो आ गई। वहाँ पे हमने सोचा कि अगर हम यहाँ टिकट ले लेते हैं ट्रेन का, तो फिर क्योंकि टिकट लेके हम दिव्यापुर तक तो पहुँच जाएंगे, वहाँ से फिर हम काहे से जाएंगे, फिर मेरे साथ प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो हम बिना टिकट के ट्रेन में बैठ गए। हम दिमाग में बना लिया कि अगर टीटी आएगा तो उससे बोल देंगे। मेरे हस्बैंड पीछे वाले डिब्बे में हैं, वो पानी के लिए उतर गए थे, इसलिए टिकट उन्हीं के पास है, मतलब थोड़ा झूठ बोल देंगे उससे। प्लानिंग कर ली और बैठ गए, क्योंकि पैसे तो थे नहीं। जब दिमाग
तो कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। अब दिव्यापुर तो जैसे तैसे आ गए, टीटी भी नहीं मिला, किस्मत बाय लक मिला नहीं। तो फिर वहाँ से हमने ऑटो पकड़ के आ गए अपना औरैया। अब हमने सोचा कि अगर घर वालों को अपने बारे में बताएंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, हमें पैसे चाहिए, हमें दिल्ली जाना है, तो वो भी हमें पागल समझेंगे और कोई इस टाइम पे कोई वो भी मना करेंगे। तो हमने चुपचाप कान में टॉप्स पहने हुए थे, एक सुनार के यहाँ जाके 3000 रुपये में रख दिए। रखने के बाद तब हम घर गए, अपने घर जाके दीदी पहले से थी वहाँ पे, दीदी को बेटी दी। वहाँ मुश्किल से 5 मिनट रुक के तुरंत वापस आ गए, क्योंकि ये था कि अभी कानपुर जाना है। जबकि अच्छे से पता था कि यूनिवर्सिटी बंद है, लेकिन फिर भी लग रहा था कि चलो जाके एक बार पता तो करें, अपनी कोशिश करें, ये लग रहा था। तो हमने एक ऐसी जानने वाले हैं, उनसे फ़ोन किया। हमने कहा भैया ये बताओ, हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हमें प्रोविजन निकलवाना है, तो कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा पागल हो, यूनिवर्सिटी क्या करोगी जाके, ऑनलाइन निकलवा लो। हमने कहा ऑनलाइन निकल जाता है? बोले हाँ निकल जाता है। अब तो मैं हमने कहा तब तो इससे अच्छा तुम दिल्ली में निकलवा लेते, फालतू में इतना परेशान हुए। फिर हमने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, हमने कहा ऑनलाइन में प्रोविजन निकल आता है और आप आ जाओ, हम लोग चलते हैं। ये कहने लगे अब कुछ नहीं होगा। पता नहीं इनको मतलब निगेटिव इनके मन में भरा था और मेरे मन में उस टाइम पॉजिटिव था। इन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, तुझे जाना है तो जा, जो करना है कर, मेरा दिमाग खराब ना कर। इन्होंने मुझसे साफ साफ बोल दिया। हमने क्या किया, वापस कानपुर गए, वहाँ से अपना एक आध जोड़ी कपड़े लिए, रूम पे रखे थे जो, और एक कैफ़े में गए, वहाँ से प्रोविजनल निकलवाया। प्रोविजनल निकलवा के अब इतने टाइम मतलब पूरा दिन इस तरह से बीत गया। और हमने फिर शाम को वहाँ से एक बार फिर हस्बैंड को फ़ोन किया। हमने कहा प्लीज़ आप जल्दी आ जाओ, मेरे साथ चलो दिल्ली। कहने लगे तू तो पागल है और हमें तू पागल ना कर, तुझे जो करना है कर। थोड़ा निराश हुए, लेकिन वही है कि जो होना होता है, रास्ते अपने आप बनते भी चले जाते हैं। हम अकेले चले गए यहाँ अपनी जिद में, हम फिर से अकेले चले गए, सारी नाइट अकेले फिर सफ़र किया। अब सोचो, पहली रात भी पूरे सफ़र, उससे पहली वाली भी नाइट सफ़र में ही गई। जागते हाँ, अब ये तीसरी रात भी सफ़र में हम फिर पहुँचे, फिर दिल्ली पहुँचे, फिर वहाँ गए। वहाँ उनको हमने जब टाइम हुआ, टाइम से उनको फिर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। उन्होंने साहब कह दिया कि ठीक है और आप वेट करिए, हम आपको फ़ोन करेंगे। तो वहाँ पे मेरे गेट रहते थे, उनके यहाँ भी हम रुके 4-5 दिन। फिर जब 4-5 दिन तक कोई फ़ोन नहीं मेरे पास आया, मेरे पापा बोले कि अब अगर भूत उतर गया हो तो वापस आ जाओ। हमने कहा ठीक है पापा, हम ऐसा करते हैं, आने से पहले एक बार हम फिर झंडे वालन हो आते हैं, हाँ पता कर लेते हैं कि आखिर क्या है। तो हम जा रहे थे कि रास्ते मेरे पास कॉल आई। उन्होंने मेरे पास हमसे बोला कि आपको स्कूल अलाउड किया गया है और आप जाइए, अजमेरी गेट पे स्कूल है और आप यहाँ से आके वहाँ का एड्रेस ले जाइए और ज्वाइनिंग लेटर ले जाइए, आप अपना स्कूल ज्वाइन करिए जाके। अंदर से वो पल लगता था कि एक हम बयान नहीं कर सकते जो अंदर से खुशी मिली, बहुत ही अंदर से खुशी हुई। लेकिन एक डर भी था कि हम तो एक छोटे से गांव से निकल के आए हैं, यहाँ पे कैसे क्या करेंगे। अब हम वहाँ गए, वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर लेके, और उन्होंने हमसे पता है कि जब ज्वाइनिंग लेटर देने के साथ साथ क्या कहा कि तुम्हारे साथ और कौन है। फिर आपने अपने हस्बैंड को फोन करके बुलाया? नहीं, हस्बैंड तो कानपुर में थे, दिल्ली में तो थे नहीं वो। उन्होंने कहा तुम्हारे साथ और कौन है? हमने कहा कोई नहीं। कहा कि जिस एरिया में आपको स्कूल मिला है वो एरिया बहुत डेंजरस है, बहुत पूरा मोहम्मडन इलाका है। और जबकि हमने तो मेरे साथ मेरे जानने वाले कुछ हैं मोहम्मदन, पहले से भी थे जानने वाले, क्योंकि हम जानते थे वो लोग कोई भी मेरे साथ वाले कोई डेंजर नहीं थे। लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से बताया कि वहाँ दिन में चाकू चल जाती हैं और तुम अकेले, हाँ उन्होंने मुझे इस तरह से बताया कि अंदर से हमें डर लग गया, कई दिन में वहाँ चाकू चल जाती, अकेली मत जाना। हमने अपने हस्बैंड को फिर फ़ोन किया, हमने कहा हमें स्कूल भी अलाउट हो गया है, आप ऐसा करो आज ही नहीं जा रहे, आप कल आ जाओ।
फिर हम जाएंगे। वो कहने लगे कि क्या पता हम आ जाएं और तुम वहाँ पे स्कूल तो मिल गया है और तुमने कभी पढ़ाया तो है नहीं, पता नहीं तुम पढ़ा पाओगे ना पढ़ा पाओ। ऐसा करो पहले तुम 2-4 दिन पढ़ा लो फिर हम आएंगे। तब यहाँ पे डर, अंदर से डर, लेकिन उन्होंने हमें जो प्रिंसिपल का नंबर भी दिया था वो हमने वहाँ नंबर लगाया। हमने कहा सर मुझे आपका स्कूल अलाउड हुआ है और मुझे आपके स्कूल आना है, आप अपना एग्जैक्ट एड्रेस बता दो प्लीज़। उन्होंने हमें अपना एग्जैक्ट एड्रेस बताया। हम जब वहाँ स्कूल में पहुँचे तो एहसास हुआ कि लोग जो कहते हैं ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं था। डर तो छोड़ो, हमें ये भी नहीं लगा कि हम कहीं नई जगह आए हैं। इतना अपनापन सा वहाँ लगा कि मुझे लगा ही नहीं कि हम कहीं नई जगह पे हैं। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे हमें। वहाँ पे हम ज्वाइन हो गए, जॉब करने लगे। वहाँ जॉब करते हुए हमने महसूस किया कि लोग जिस तरह से कहते हैं बस एक डर बना रखा है हिंदू मुसलमान, जबकि मेरे साथ जितने भी लोग कांटेक्ट में थे वहाँ पे, जितने भी मोहम्मदन स्टाफ था और जो भी मतलब नॉन मोहम्मदन था, सभी लोग इतने अच्छे थे कि उनकी जितनी भी तारीफ करें वो कम ही है। मेरे साथ उन्होंने इतना कोऑपरेट किया कि हम वो शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते। बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया। यानी कि आपको वहाँ का स्टाफ अच्छा, बहुत अच्छा मिला। और हमें शायद ही जिस वहाँ पे एक सर थे, रियाज सर, उनके जैसा शख्स तो शायद ही हमें कभी लाइफ में मिल पाएगा। मतलब उनके साथ जॉब करते हुए बहुत अच्छा लगा। वैसे तो वो स्टाफ में सबसे बड़े थे, लेकिन जो जैसा होता था वो उसके साथ उसी तरह से बात करते थे। मुझे उनके साथ ऐसा लगता था कि ये मेरे गार्जियंस की तरह हैं। अच्छा दीदी, आपने वहाँ शुरुआत कर दी, फिर उसके बाद आपने आगे की शिक्षा भी जारी रखी? जी, जब वहाँ पे हम जॉब कर रहे थे तो उसी दौरान फिर से यूपी टेट का फॉर्म आया, प्राइमरी का, क्योंकि हमने तो बीएड किया था। बिल्कुल। और बीएड वाले ज़्यादातर प्राइमरी को नहीं, जूनियर वालों के लिए होते हैं। प्राइमरी फिर से जब टेट की परीक्षा आई तो जिन्होंने हमें गेस्ट टीचर के बारे में बताया था उन्हीं का फ़ोन फिर से आया, कह रहे यूपी टेट के फॉर्म आए हैं, डालोगी? हमने कहा क्या करेंगे डाल के, प्राइमरी जूनियर तो मेरा सीटेट क्लियर ही है और प्राइमरी का क्या डालेंगे जब हमें मौका तो मिलेगा नहीं उसमें। तो कहने लगे डाल दो, इस बार शायद मौका दिया जाएगा। हमने कहा चलो देख लेते हैं। हमने फॉर्म डाल दिया क्योंकि तैयारी थोड़ी पहले से भी थी और थोड़ा बहुत तैयारी की। मेरा टेट क्लियर हो गया। टेट क्लियर होने के लगभग, रिजल्ट आने के लगभग 10-15 दिन बाद ही वैकेंसी आ गई। अब दिमाग फिर टेंशन में, यार वैकेंसी तो आ गई है, अब हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, तैयारी कैसे कर पाएंगे? तो अब फिर टेंशन। फिर हम, हाँ यहाँ हम बीच में ये बताना भूल गए, जब जॉब हम करने लगे गेस्ट टीचर की तो लगभग हमने जब 6-7 दिन कर ली, इसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे। वो आ गए, वो भी मेरे साथ रहने लगे थे। लेकिन बेटी उस टाइम पे भी मेरी दीदी के यहाँ थी क्योंकि हम जा नहीं पाए, वहाँ पर आप सेटल नहीं हो पाई थी सही तरीके से। हाँ, और क्योंकि हम गए नहीं वापस और हस्बैंड आए तो वो बेटी को लेके ना आके सिर्फ सामान लेके आ गए। अब फिर हमने उनसे कहा, हमने को बताओ क्या करें, हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, अब ये बताओ वैकेंसी तो आ गई और अच्छी खासी 69,000 सीटें थी, 69,000 टीचर की भर्ती निकली थी। तो हमने कहा अब बताओ क्या करें? तो वो कहने लगे ऐसा करो तुम पढ़ाओ और अपना पढ़ो, बाकी हम देख लेंगे। यानी कि वहाँ पर आपके हस्बैंड ने, हाँ, वहाँ मेरा बहुत सहयोग किया। आप बिलीव नहीं करोगे कि हमने जिस दिन से फॉर्म डाला था और जिस दिन तक एग्जाम दिया, सिर्फ अपने पढ़ने के अलावा और स्कूल में पढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। क्योंकि स्कूल से और जहाँ मेरा रूम था इतना डिस्टेंस था कि स्कूल तो 8 बजे का स्कूल था, लेकिन मैं 7 बजे निकलना पड़ता था और आते आते मैं 4 बज जाता था। अब 7 से 4 की ड्यूटी के बाद कोई बंदा अगर चाहे कि हम पढ़ लें, घर का काम भी कर लें, तो कैसे हो पाएगा? मुमकिन नहीं है। इसीलिए उन्होंने फिर घर का काम उन्होंने पूरा किया। और वैसे कुछ जेंट्स लोग होते हैं, उनका ईगो हर्ट होता है कि घर का काम करेंगे, लोग कहेंगे, लेकिन उन्होंने लोगों की परवाह न करते हुए मेरा पूरा सपोर्ट किया। वहाँ पर आपका पूरा सहयोग दिया? हाँ, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। और उनके सहयोग से ये जो आज जो बेसिक शिक्षा विभाग में मेरा सिलेक्शन हुआ है, ये उन्हीं के सहयोग से हो पाया। क्योंकि अगर वो सहयोग ना करते, हम जॉब करते, फिर घर का काम करते, इसके बाद क्या पढ़ पाते? बिल्कुल सही बात है।
तो वहाँ रहते रहते फिर आपने तैयारी की हाँ, और उसके स्कूल में। साथ हाँ, फिर आपका चयन कैसे हुआ, थोड़ा चयन के विषय में बता दीजिए। वहाँ पे जैसे हम पढ़ाते रहे, पढ़ाते पढ़ाते अपना थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते थे। बिल्कुल। पढ़ने के साथ साथ फिर मेरा एग्जाम हुआ और रिजल्ट आया। रिजल्ट आया तो रिजल्ट में तो 90 नंबर में पास होना था और मेरे नंबर 90 से ज़्यादा थे, तो हम पास तो हो यानी कि गए। आपका निकल गया। लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो मेरिट में नाम नहीं आ पाया। अच्छा। फिर टेंशन, लेकिन ज़्यादा टेंशन इसलिए नहीं हुई क्योंकि जॉब तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, भले ही संविदा पे सही, लेकिन जॉब तो कर ही रहे हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन तो नहीं हुई। लेकिन हस्बैंड को थोड़ा ज़्यादा टेंशन हुई। इसी बीच चलता रहा लगभग 1-1.5 साल, लगभग 2 साल भी हो गए, क्योंकि 2018 में वैकेंसी निकली थी, 18 में, और नवंबर में पेपर हुआ था। 2019 में जनवरी में एग्जाम हुआ था। अच्छा। हाँ, तब से फिर ज्वाइनिंग हुई है मेरी 21 में, जुलाई में। फाइनली आपको हाँ। अपने सपनों की मंजिल मिली है। हाँ, लेकिन मंजिल मिलते मिलते बहुत सारे चैलेंजेस बहुत आए, क्योंकि कभी कोई कहे अब लिस्ट दूसरी नहीं आएगी, कोई कहे आएगी, तो इस टेंशन में तो फिर हम अपना थोड़ा और तैयारी करते रहे कि चलो दूसरा करते, ये तो अपनी जॉब तो कर ही रहे हैं। हाँ, तो इतनी ज़्यादा दिमाग में टेंशन नहीं थी क्योंकि एक ऑलरेडी जॉब में थे। तो अब उस समय लेकिन ये होता है कि जो परमानेंट जॉब होती है तो उसकी बात अलग होती है। एक तरीके से वो संविदा की थी। हाँ, संविदा की थी, उसमें डर रहता है कि कब छूट जाए, तो इसलिए ये लग रहा था कि चलो अगर परमानेंट मिल जाए तो ज़्यादा ठीक है, तो कोशिश तो अपना कर ही रहे थे। अब फाइनली जब वो जुलाई 2021 में, 24 जुलाई 2021 में ज्वाइनिंग लेटर मिला बेसिक शिक्षा विभाग का, तो उस टाइम मेरे मम्मी पापा की और फैमिली में सभी लोगों की खुशी देखने लायक थी। हम अपने घर में मायके में ही थे, और एक किस्मत समझिए या फिर सभी लोगों का आशीर्वाद कि मुझे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट यानी जो मेरे मम्मी पापा का घर है औरैया, वहीं पे मिल गया। अच्छा दीदी, आपके पास 2 बच्चे, आपको 2 बच्चे हैं, तो दूसरा बच्चा उसी दौरान हुआ आपकी तैयारी के दौरान? जब नहीं तैयारी कर चुके थे, पेपर भी हो चुका। 69,000 वाली? हाँ, 69,000 वाली वैकेंसी के रिजल्ट आने के बाद हुआ है। 24 जुलाई 2021 को जब ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, इसके बाद हम लोगों को बीएससी ऑफिस में हम जाते रहे, और इधर मेरा बेबी भी था, तो उसके उसके होने से पहले ही जाते रहे। बाबू मेरा हुआ है नवंबर में। जुलाई आपको पहले बच्चे ने एक खुशी दी, आपका वहाँ सिलेक्शन हुआ एज अ गेस्ट टीचर, और दूसरे बच्चे ने एक खुशी दी, आपको फाइनली आपके सपनों की मंजिल में गई। फाइनली सपनों की मंजिल। और एक इत्तेफाक देखिए कि मेरा बेबी 13 नवंबर 2022 में हुआ, 2021 में हुआ। तब तक हम लोग बीएससी ऑफिस में साइन करने जा रहे थे, स्कूल अलाउड नहीं हुआ था। और 13 जुलाई को होने के बाद सिजेरियन हुआ था, तो 16 हम लोग 17 नवंबर तक वहीं पे थे। अच्छा। 13 नवंबर को बाबू हुआ सिजेरियन, तो 17 जुलाई तक वहीं पे थे, हॉस्पिटल में। हाँ, हॉस्पिटल में थे। और 16 नवंबर को मेरे पास फोन पहुंचता है कि कल स्कूल अलाउड होगा। अच्छा। अब टेंशन कि क्या होगा, अब हमें तो यहाँ पे कल भी रहना, पता नहीं कल कितने टाइम छुट्टी हो। डॉक्टर से बात की घर वालों ने, तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ 17 तारीख को तुम्हारी छुट्टी कर देंगे और आप चले जाना। अब वहाँ से छुट्टी लेके सीधा, मतलब हॉस्पिटल से, जिस कंडीशन में आप हॉस्पिटल से सिजेरियन होने के बाद क्या कंडीशन होगी है, उसी कंडीशन में सीधा बीएससी ऑफिस पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे स्कूल अलाउट हुआ। वो दिन 17 तारीख थी। 17 के बाद 18-19 को शायद कुछ नहीं हुआ। हाँ, 20 नवंबर को हमने स्कूल ज्वाइन किया जाके फाइनली। स्कूल ज्वाइन करने के बाद संडे 21 तारीख को संडे था। एक मेरे साथ एक अच्छी बात ये रही कि एक हमारे जानने वाले थे, तो उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने सब कुछ बताया कि कैसे छुट्टी डालनी है, और एक जो छुट्टी डालने के लिए कोड जनरेट होता है वो सब उन्होंने करा के फाइनली हमारी संडे को छुट्टी लगवा दी। मंडे से हम ज्वाइन कर लिया। हाँ, 22 तारीख से
जो मेटर्निटी लीव मिलती है। छुट्टी हाँ, मेटर्निटी लीव मिल गई। और मेटर्निटी लीव देखिए कब तक मिली, 20 मई को छुट्टियां हो जाती हैं और 20 मई तक की हमें छुट्टी मिल गई। तो हमने जाके 19 मई को फिर से स्कूल फाइनली ज्वाइन कर लिया जाए। 19 मई को ज्वाइन करने के बाद 20 पे फिर छुट्टी। अब ये मेरे बाबू के साथ भी थोड़ा उसका लक अच्छा था कि उसे मेरा साथ 1 महीने के लिए फिर मिल गया। फाइनली फिर 16 जून को फाइनली हम बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हो गए, मतलब फाइनली जॉब करने लगे। ये मेरी छोटी सी एक हाँ बताइए पूछिए। उस समय से और अब तक जब आपकी जॉब लगी कितना समय हो चुका है? अब लगभग 2 साल हो जाएंगे जुलाई में। 2 साल आपको जॉब जी जी। तो इन 2 सालों में क्या अचीवमेंट आपने प्राप्त किया है? इसी के साथ जो आपने हमें आईएमसी के बारे में बताया, तो सुपरस्टार लेवल आपने अचीव किया। जी जी, जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और केवल हम ही नहीं, आपको तो पता है मेरे हस्बैंड भी आईएमसी में हैं। बिल्कुल, आप दोनों लोग जी आईएमसी में हैं। हाँ, और हमें लगता है कि सिर्फ जॉब करने से ही ये नहीं कि हम लोग जॉब में एक फिक्स होता है कि हाँ इतना है। तो इसलिए हमने हम हस्बैंड से कहते हैं कि आप उसी में फोकस करो, खुद के बिजनेस में। हाँ, क्योंकि उसमें तो फिक्स है कि इतनी सैलरी मिलनी है। लेकिन जो एक बिजनेस में है, इसमें फिक्स नहीं होता कि आप कितना, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो 0 रह सकते हैं और चाहे तो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो दीदी, इन 2 सालों में आपने जो अचीवमेंट की उसमें आपने आईएमसी में सुपरस्टार का लेवल लिया, इसके अलावा आपने क्या अचीवमेंट लिया? आप लोगों को एक बताते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि इन जो अभी 2 साल हुई भी नहीं है, इसके दौरान मैंने अपना खुद का प्लॉट ले लिया एक। और बहुत बहुत बधाई हो। और जिस टाइम हम गेस्ट टीचर थे उस टाइम भी एक दिव्यापुर में प्लॉट मेरा था, लेकिन वो थोड़ा आउट एरिया में था। और ये हमने एक मेन जगह पे एक ले लिया है, और ये शहर में आपने। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन इसके लिए हम आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि केवल सैलरी से ये सब संभव नहीं था। बिल्कुल, अगर सैलरी के पे डिपेंड रहते तो शायद अभी प्लॉट लेके और इतनी जल्दी सब कुछ नहीं मुमकिन था। बिल्कुल। तो प्लॉट लेके अब हमने वो बन भी गया है। अब सिर्फ बन गया है, फिनिशिंग बस बाकी है। हम लोग मई में वहाँ पे अपनी बेटी के बर्थडे के साथ ही वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा दीदी, आप आईएमसी में आई जी। आईएमसी में आने के बाद हम हमारे आईएमसी के कुछ सीनियरों से मिले, तो आईएमसी की जो फैमिली है, आईएमसी का जो परिवार है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आईएमसी के परिवार में एक चीज तो हमने देखी है कि आईएमसी में जिन लोगों से भी हम मिले हैं, उनसे मिलने पर ये नहीं लगता कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग एक हमारे बिजनेस के साथ ही ना होके हमारे फैमिली मेंबर हैं, ऐसा लगता है। उनसे ये लगता ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं या ये कोई अनजान लोग हैं। बिल्कुल दीदी, आईएमसी में ऐसा ही होता है। हम सभी लोग एक परिवार की तरीके से रहते हैं और वास्तव में यहाँ जितने भी हमारे सीनियर्स अपलाइन होते हैं वो एक परिवार की तरीके से, एक फैमिली मेंबर के तरीके से ही रहते हैं। दीदी आपने और हाँ, एक हम और आपको बताना चाहते हैं कि पिछले जून में हमें तो, क्योंकि मेरा बेबी थोड़ा ज़्यादा ही छोटा था इसलिए हम तो नहीं गए, लेकिन आईएमसी की तरफ से ही मेरे हस्बैंड को एक बिजनेस टूर मिला नैनीताल का, और उन्होंने तो एंजॉय किया। और हम लोग भी अब दोनों लोग साथ में जाने वाले हैं कुछ दिन में, लेकिन हम नहीं जा पाए। इस बात का थोड़ा अफसोस तो है, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो जरूर अब अगली बार जाएंगे हम लोग। अच्छा, वहाँ जो ट्रिप मिला था जी जी, तो उसकी जो फोटोज देखी, क्या लगता है कितना बढ़िया था, कितना शानदार रहा होगा वो ट्रिप? लग रहा था कि खास हम भी वहाँ पे होते, कुछ ज्वेलसी जैसा। हाँ, ज्वेलसी तब फील कर रहे थे। लग रहा था कि हम भी अगर साथ में होते तो ज्यादा अच्छा और ज्यादा मजा आता। हाँ, लेकिन कोई नहीं, बिल्कुल अगली बार। हाँ, एक इत्तेफाक देखिए, पिछले जून में ही था और इस बार भी जून में ही है। आप जून में ही हमारे साथ चलेंगे, हमारे फैमिली के साथ चलेंगे, आईएमसी फैमिली के साथ, और हम सभी लोग चलेंगे। देखिए सब कुछ अच्छा रहा तो जरूर चलेंगे। हाँ, हम इस वर्ष यही कामना करेंगे कि आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, आगे चल के सब कुछ अच्छा ही रहेगा। अच्छा दीदी, आपने आईएमसी के प्रोडक्ट भी यूज किए हैं, जैसा कि हम जानते हैं
बता दें आप लोगों को भी कि दीदी सुबह के प्रोडक्ट से लेके शाम तक के प्रोडक्ट जितने भी आते हैं, मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के सभी प्रोडक्ट आईएमसी के ही यूज करती हैं। आईएमसी के अलावा मेरे घर में आपको जितने आईएमसी में प्रोडक्ट आते हैं वो प्रोडक्ट आईएमसी के ही मिलेंगे। जो आईएमसी के नहीं मिल पाते हैं बस वो प्रोडक्ट ही हमारे यहाँ बाहर से आते हैं। बिल्कुल। जब से आईएमसी में ज्वाइन हुए हम ये जानना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रही हैं उनसे आपको क्या कैसा रिजल्ट मिला है? रिजल्ट अगर रिजल्ट ना मिलता तो आज तक यूज ही ना कर रहे होते। सही बात है। अच्छा, मार्केट के प्रोडक्ट से अगर कंपैरिजन की जाए तो ये प्रोडक्ट अच्छे हैं? जी बिल्कुल अच्छे हैं तभी तो यूज करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हम आपको बताना भी चाहेंगे क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो होते हैं 100% ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक होते हैं, जिनसे कहीं ना कहीं अगर यूज करने से ही बीमारियां भी धीरे धीरे खत्म होती हैं। इसी वजह से आज हमारी दीदी यूज कर भी रही हैं। तो दीदी लेकिन एक चीज हमने और महसूस की है कि जब से हम आईएमसी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तब से कुछ डॉक्टर का खर्चा कुछ कम हुआ है। जैसे ऑयल भी हम, ये बात बिल्कुल सत्य है, ऑयल भी हम आईएमसी का यूज करते हैं, फेस पे क्रीम भी आईएमसी की यूज करते हैं और फेस वॉश भी मंजन से लेकर मतलब जब से मॉर्निंग होती है नाट तक का सब जितना आईएमसी में आता है वो सब यूज करते हैं। दीदी लास्ट सवाल हमारा आपसे ये है कि जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए और जितने भी आज जो युवा वर्ग है, तो हम यही जानना चाहेंगे कि जो आज युवा देख रहे हैं आपको, आज युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे तो मेरी लाइफ से ही बहुत सारे संदेश निकल के आते हैं। सही बात है कि हमने जितना अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है ये पूरा सब कुछ यहाँ पे बताना नामुमकिन था, ना ही हम बता सके हैं क्योंकि इतना ही बताने में बहुत समय निकल गया। यही बताना चाहेंगे कि लाइफ में अगर जो कुछ करना हो, अगर जो आप ठान लें तो वो एक दिन आप जरूर कर लेंगे। लेकिन ये सोचें कि आप एक पे डिपेंड हो जाएं कि आप ज़्यादातर युवा आजकल क्या सोचते हैं कि जॉब करनी है। आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जॉब में मारा मारी है। हमारी जो 69,000 की वैकेंसी थी उसी समय ये लगता था कि बस ये आखिरी है, इसके बाद हम जॉब नहीं करेंगे और अब हमें बिजनेस में ही जाना है, पहले ही सोच रहे थे। लेकिन जॉब लग गई, अच्छी बात है। तो जॉब के साथ साथ भी एक इनकम पे डिपेंड नहीं रहना कि नहीं जॉब हो गई या बस बैठ जाना है। उसके ऐसा होता भी है, जैसे एक चूहा होता है वो भी अपना एक बिल ना बना करके 3-4 बिल बनाता है। क्यों? क्योंकि अगर शिकारी आता है या कोई भी अगर उस बिल को बंद कर देता है तो वो दूसरे बिल से निकल सकता है। इसी तरीके से दीदी ने भी बहुत बढ़िया संदेश दिया कि हमको भी एक इनकम पे डिपेंड ना होकर के दूसरी इनकम भी जनरेट करनी चाहिए, दूसरी इनकम भी बनानी चाहिए। तो दोस्तों ये सफ़र रहा दीदी का और दीदी से हमने बातचीत की, समय का पता ही नहीं चला, कितने जल्दी समय गुजर गया और बातें बहुत हैं। लग रहा है कि वास्तव में पूरी जर्नी हम आज यहाँ से जान के ही उठे, लेकिन सभी बातें बताना नामुमकिन भी है इस समय। और तो दीदी से भी हम इजाज़त लेते हैं अब। चलिए, आप लोगों ने हमें बहुत धैर्य से सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। और हाँ, अगर आप कहीं भी हमारी बातों से बोर हुए हैं तो उसके लिए आपसे क्षमा भी चाहेंगे। चलिए, नमस्कार। गुड आईएमसी।